हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो सेकंड पोर्शन है आपके हिस्ट्री पोर्शन में से, इंडियन हिस्ट्री में से मेडिवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने एनिशिएंट हिस्ट्री को कवर अप किया, उसके एमसीक्यूज किए एंड नाउ अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री की तरफ। एंड मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो बेस्ड है अरब इन्वेजन इन इंडिया। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का ये टॉपिक है कि अरब के लोगों की एंट्री जो है अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ होने जा रही है। दोस्तों, यहां पर एक चीज आपने ये बात याद रखनी है कि शुरू में जब अरब के लोग इंडिया की तरफ आएंगे तो आप देखोगे कि इन लोगों का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश करें। दे सिंपली वांट टू कम टू इंडिया and plunder the Indian temples and the famous places जो उस टाइम पर हुआ करते थे, उन जगहों को लूटना, वहां के मंदिरों को लूटना और ढेर सारा वेल्थ यहां से ले जाकर अपने देश वापस चले जाना है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे कि किस तरीके से फिर उन लोगों ने यहां पर अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया एंड मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। हिस्ट्री को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एनिशिएंट हिस्ट्री में मोस्टली जितने भी रूलर्स थे दे हेल्स फ्रॉम द हिंदू, मतलब आप कह सकते हो कि हिंदू रूलर उस टाइम पर हुआ करते थे। लाइक हमने अशोका, बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य एंड सो मैनी रूलर्स के बारे में हम लोगों ने एनिशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा। लेकिन मेडिवल हिस्ट्री की अगर मैं आपको बात बता दूं तो मेडिवल हिस्ट्री में आप देखोगे कि यहां पर इंट्रूजन होगी मुस्लिम रूल की, या आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश किया जाएगा कुछ अंपायर्स के द्वारा जो अरब की कंट्री से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। वो इंडिया की तरफ आएंगे, यहां पर शुरू में पहले इंडिया को लूटेंगे, मतलब यहां के रिसोर्सेज को, यहां के मंदिरों को लूटेंगे एंड फिर लेटर ऑन यहां पर क्या है, धीरे धीरे जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज थे लाइक दिल्ली, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब एरिया, गुजरात जैसे एरियाज को जो है वो कैप्चर करेंगे एंड आफ्टर दैट दे एस्टेब्लिश देयर बिग एम्पायर इन इंडिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरब इन्वेजन इन इंडिया। ठीक है, सो सबसे पहले जो लोग आप लोग देखिए पीडीएफ के लिए जो आप लोग डिमांड करते हो, तो मैं आपको ये चीज बता दूं दैट इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इजीली अवेलेबल होगी। सो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चे अगर इसको लिख रहे हैं दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बात हो रही है अरब की इन्वेजन इंडिया में कैसे हो रही है। तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या बात है। मोहम्मद बिन कासिम जो हैं, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम अल हजीजा, द गवर्नर ऑफ इराक। ठीक है, सो अल हजाज जो हैं ये क्या है, गवर्नर हैं इराक के। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये गवर्नर साहब क्या कर देते हैं, ये कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम को कि आप जाओ और जाकर इंडिया में देखो वहां पर क्या है और वहां पर जो कुछ भी मिलता है उसको लूट कर आओ। ठीक है, सो अल हजाजी जो है इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा। जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आए तो इन्होंने सिंध को जो है जीता विद द परमिशन ऑफ हिज कैलिफ। वाले बैटल ऑफ रेवाड़ में जो इनकी बैटल हुई, बैटल ऑफ रेवाड़ में इन्होंने सिंध जैसे एरिया को जीता। इन्होंने फॉट बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम और धारी जो रूलर थे उस टाइम पर, इनके द्वारा लड़ाई हुई और सिंध जो है वहां पर धारी जो है वो हार जाते हैं इस रूलर के सामने। किस रूलर के सामने दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के सामने। या धारी जो है, दाहिर जो रूलर है, ये अपना जो एरिया है सिंध वो खो देते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान जैसे एरिया को कैप्चर करते हैं। देखिए ये यहां से स्टार्ट होते हैं, एक एरिया को कैप्चर, दूसरे एरिया को कैप्चर, और ये धीरे धीरे अब इंडिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर बताया जाए तो ही वॉज कॉल्ड द मुल्तान एज सिटी ऑफ द गोल्ड। इसने मुल्तान को कहा था सिटी ऑफ द गोल्ड। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये लोग इंडिया सब कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगे तो सिर्फ एक ही मोटिव लेकर कि हम वहां जाएंगे, अटैक करेंगे, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे और ढेर सारा वेल्थ जो हमको, जैसे आपने सोमनाथ टेंपल के बारे में जरूर सुना होगा, उसको कितनी बार लूटा गया है। सो लोगों को भी अब एक ऐसे लगने लग गया था कि फेस्टिवल नहीं कहेंगे, एक सीजन होता होगा जहां पर ये लोग अटैक करने जाते हैं। तो ना यहाँ के लोग जो है कितने बार इन्होंने सोमनाथ टेंपल को लूटा है, तो बहुत देर बाद फिर इन्होंने अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश करा। देखिए
जब सिंध और मुल्तान जैसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लैंड मोहम्मद बिन कासिम के अंडर आ जाते हैं, तो वो वहां पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो लगाते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव उस एरिया को कैसे वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, कैसे उसको गवर्न कर रहे हैं। जैसे आज आपके प्रेजेंट टाइम पर जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपको गवर्न कर रही है विद डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स। यू हैव सिंपली यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको हेल्प करता है गवर्नमेंट को, आप लोगों को गवर्न करने में। एंड सो मेनी फीचर्स आर देयर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक दैट दे टुक सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और मेजर्स टू अपने एरिया को किस तरीके से ये हैप्पी या खुश रख सकते हैं। So, Sindh and Multan were divided into number of the iqtas. Iqtas is kind of district. जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो कि आपका जो भारत है, जो आपका इंडिया है, इस इंडिया को डिवाइड किया गया है दोस्तों अलग अलग स्टेट्स को। स्टेट्स के अंदर, उन स्टेट्स के अंदर आप चले जाओ तो आप या तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख सकते हो या डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में, ब्लॉक फर्दर डिवाइड किया गया होता है पंचायत में, पंचायत फर्दर डिवाइड की गई होती है विलेज में, विलेज फर्दर डिवाइड किए गए होते हैं घर घर में। मतलब जो आपके ब्लॉक्स बनते हैं काइंड ऑफ, ठीक है ना, वार्ड में डिवाइड किया गया है, हर वार्ड में घर आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आज के टाइम पर जो है आपको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने जो अपने सिंध और मुल्तान जैसे बड़े एरिया थे उनको इख्तास में बांटा हुआ था दोस्तों। इख्तास का सिंपली मतलब है डिस्ट्रिक्ट। भाई मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा किया था, एंड अरब मिलिट्री ऑफिसर्स हेडेड द इख्तास। और अरब के मिलिट्री ऑफिस जो मिलिट्री लोग जो हैं वो इन इख्तास के ऊपर जो है वो हेड होंगे। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि हम यहां पर देखते हैं कि हर एक इख्तिका है यहां पर, ठीक है। ये आपकी एक स्टेट मुल्तान है, मुल्तान में इन्होंने इस मुल्तान को अलग अलग इख्तिका में बांटा हुआ है। और हर एक इख्तिका के ऊपर, जैसे आज का आपके डीसी होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी होता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से इन्होंने इस एरिया को जो है वो दोस्तों बांटा हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। The subdivision of the districts were administered by the local Hindu officers, और further हाई अथॉरिटी पर मुस्लिम जो है कोई ऑफिसर रहेगा, एंड उसके नीचे जितना भी सिस्टम आएगा वहां पर इन्होंने छोटे छोटे एरिया में, कहीं से तो आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या है, ब्लॉक आता है ना, तो ब्लॉक टाइप पर इन्होंने जो है वो हिंदू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया हुआ था। जजिया वॉज इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम्स। देखिए जजिया को इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिकली एक टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स मतलब जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके ऊपर ये चीज इंपोज कर दी गई थी। बहुत सारे टाइप्स के जजिया थे, लाइक सो मेनी और देयर्स, ठीक है। हम इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज ये डिबेटेबल हो जाता। सो जजिया जो है उसको इंपोज कर दिया गया नॉन हिंदू लोगों के ऊपर दोस्तों। ये किसके द्वारा किया गया, ये उन जगहों पर किया गया जो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर रूरल जो थे उनको हराने के बाद जब अपना रूल एस्टेब्लिश किया तो इन्होंने ऐसा किया। मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी आर्मी देखिए आप, तो 25,000 ट्रूप्स सोल्जर्स विद 6,000 कैमल्स, 6,000 सीरियन हॉर्सेस, 6,000 बैक्टीरियन कैमल्स एंड आर्टिलरी फोर्सेस विद 200 मैन, एडवांस गार्ड एंड 5 जो है कैटapults जो के साथ जो है ये अटैक करते थे। तो इतनी बड़ी आर्मी लेकर ये दोस्तों किसी भी एरिया में जाएंगे। तो देखिए अब आज के टाइम पे तो अगर ऐसा हो तो आप देख सकते हो कि कितने सारे रूलर्स होते हैं। आज रूलर तो नहीं है वैसे, हमारा देश है, लेकिन इस टाइम पर क्या होता था जब ये इंडिया की तरफ आते थे तो ऑलरेडी इंडिया में जो लोकल रूलर्स हैं वो आपस में भिड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ यूनिटी अमंग देम। सो इनका फायदा अगेन इन लोगों ने भी लिया। इन्होंने एक एक करके इन छोटे छोटे राज्यों को जो है वो हराते गए और धीरे धीरे इनको अपने एम्पायर में जोड़ते गए। जैसे आप देखोगे कि मुगल तक जब हम रूल देखेंगे तो उनका रूल अफगान से शुरू होता था, मतलब ईरान इराक से ऐसे जैसे एरिया से शुरू होता था, एंड टिल फॉर दिल्ली तक वो लोग रूल करते। तो इतना बड़ा एम्पायर वो कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे ही तो क्रिएट करेंगे, इतनी बड़ी सेना लेकर अटैक कर देंगे भाई लोग किसी के ऊपर। तो किस राजा की हिम्मत होगी इतनी बड़ी आर्मी को जो है वो अटैक रोकना, एंड फर्दर वो सब चीजें हार देता था एंड सारा का सारा फिर इनके पास आ जाता था दोस्तों। एंड मोहम्मद बिन कासिम क्या है, कैलिफ वालिद वाज सक्सीडेड बाय द कैलिफ सुलेमान। कैलिफ वालिद के बाद कैलिफ सुलेमान आते हैं, ठीक है। He was the enemy of अल हजीजा, और ये अल हजीजा के जो हैं वो क्या थे दोस्तों, अल हजाज के जो हैं ये दुश्मन थे, द गवर्नर ऑफ द इराक। मोहम्मद बिन कासिम वॉज द सन इन लॉ ऑफ द अल, और ये इसका सन इन लॉ था,
ठीक है, ये इसका सन इन लॉ था। सो ही डिसमिस्ड हिम एंड सेंट टू मेसोपोटामिया, वो उसने उसको डिसमिस किया और उनको कहां भेज दिया दोस्तों, मेसोपोटामिया भेज दिया एज अ प्रिजनर वेयर ही वाज टॉर्चर्ड टू डेथ, जहां पर उनको टॉर्चर कर दिया गया और उनकी डेथ हो गई थी। मोर देन 150 ईयर्स, 150 साल तक सिंध एंड मुल्तान कंटिन्यू टू रिमेन एज द पार्ट ऑफ द कैलिफ्स एम्पायर, और इस कैलिफ एम्पायर का हिस्सा रहा है आपका मुल्तान और आपका दोस्तों क्या चीज, आपका सिंध। याद रखिएगा, सोचने ये अभी से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन हो सकता है पेपर में ना आए, लेकिन ये कहानी है इंडिया की तरफ आने से पहले की कहानी कि ये लोग क्या थे, कैसे हो रहा था, कैसे थे। कैलिफ का रूल है, कैलिफ जो है वो अपने गवर्नर्स को भेज रहे हैं कि जाओ फलानी जगह पे अटैक करो, वहां से सोना लाओ, चांदी लाओ, जवाहरात लाओ और हमें अमीर बनाओ। तो ये इस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं एंड ही फॉट द वॉर विद द लोकल रूलर्स एंड दे एस्टेब्लिश द रूल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्लोली एंड स्लोली। चलिए आगे देखते हैं अब क्या आ रहा है आपका। देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको रिपीट करूंगा, आप लोग उसको अंडरलाइन करके लिख सकते हो। तो चलिए एक और चीज है, इफेक्ट ऑफ द अरब कॉन्क्वेस्ट का क्या बना, ठीक है। सब्जुगेशन ऑफ सिंध मेड वे टू इस्लाम टू इंडिया। जैसे ही सिंध वाला एरिया को जीता गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखिए कि हिंदुस्तान में या इंडिया में जो है वो मुस्लिम्स या इस्लाम की एंट्री जो है वो हो जाती है। आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर वर लर्न्ड बाय द अरब्स from our land and they spread astronomy, Indian philosophy and numerals to the Europe। और यूरोप के पास आज जो नॉलेज है, ये देखिए ये इंडिया है, हम बीच में अरब के लोग ले लेते हैं और ये यूरोप है। इन्होंने इन पे अटैक किया और इनका जितना भी नॉलेज था वो इधर ले लिया, इधर से नॉलेज इधर चला गया और इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ये देखिए नॉलेज, हमारा इंडियन नॉलेज जो है वो सारा का सारा कहां चला गया, यूरोप। आज वेस्टर्न कंट्रीज जिन कंसेप्ट्स को आपको पढ़ा रही हैं, लाइक हर चीज वो सारी की सारी, अगर आप एनिशंट हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी, मैंने आपको कितनी सारी चीजें बताई थी कि हमारा हिंदुस्तान जो है आज से कितने साल पहले ये चीज पता लगा चुका था दैट हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो इतनी पुरानी है कि हम लोग हमने तब बोला था कि 9 ग्रह होते हैं, मतलब 9 ग्रह जो आपके 9 प्लैनेट्स, आज वो प्लैनेट्स कहते थे, हम ग्रह कहते थे। सो इतना कुछ नॉलेज हम उन वेस्टर्न वर्ल्ड्स ने हमसे लिया एंड उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर जो है हमें पेश करना साबित कर दिया। आज हम उस नॉलेज को दोस्तों देख रहे हैं किसी दूसरी भाषा में। और हमारे अगर देखिए संस्कृत पढ़ते होते हम लोग तो हम लोग बहुत कुछ जानते, लेकिन संस्कृत को जो है आपने देखा एनिशिएंट वर्ल्ड में किस तरीके से संस्कृत के साथ छेड़खानी की गई। संस्कृत अपना एसेंस खो चुकी थी, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे कि भाई साहब क्या मतलब, आगे की जनरेशन तक वो नॉलेज नहीं पहुंच पाया एंड अंग्रेजों ने वही नॉलेज हमसे लिया, उसको सीखा, उसको तोड़ मरोड़ कर इंग्लिश में कन्वर्ट किया। आज हमारे बच्चे स्कूल में बैठकर जो है चीजें पढ़ रहे हैं हमारा ही नॉलेज, बस उन्होंने उसको चेंज किया हुआ है। और वेस्टर्न वर्ल्ड हम कहते हैं वो हमसे ज्यादा एडवांस है। भाई साहब एडवांसमेंट जो है ना वो इंडिया से ही उनकी शुरुआत हुई है, इंडिया उनसे ज्यादा एडवांस था, बस हम लोगों ने अपना जो रियल एसेंस था वो खो दिया है और उन लोगों ने उस चीज को नहीं खोया। चलिए मूव ऑन टू, छोड़िए इस बात को, जो भी ये है ये आपकी फिलॉसफी है, आप अपनी इस बात को किस तरीके से देखते हो, ठीक है। सो चलिए हम लोग अब आते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी के ऊपर। तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने जो है 971 टू 1030 तक रूल किया है। इन 1001 जैसे 1001 की बात है, मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया, इसने इंडिया को इन्वेड किया। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश टू इन्वेड इंडिया। ये कहां से थे? तुर्किश थे ये गाइस, ये पहले तुर्किश थे जिसने इंडिया को इन्वेड किया। ही रिटर्न टू गजना, फिर वो गजना वापस चले गए विद इनॉर्मस वेल्थ आफ्टर डिफीटिंग। देखिए मोहम्मद ऑफ गजनी हिंदुस्तान आ रहे हैं, कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया में जीतकर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना, नहीं, आओ यहां के रूलर्स को हटाओ, उनसे माल उठाओ, सोना चांदी जो मिलता है लेके जाओ, बस। ये बंदा वापस गया गजना, ठीक है, क्या लेकर? जयपाला को हराकर, द रूलर ऑफ द हिंद शाही डायनेस्टी को, फतेह दौद ऑफ मुल्तान को, आनंद पल्ला ऑफ नगरकोट को, चंडालाज ऑफ द रूलर ऑफ मथुरा, कनुज एंड ग्वालियर के रूलर को हराकर, इन सबको हराने के बाद इनसे ढेर सारा वेल्थ लेकर वो वापस चला गया दोस्तों। मोहम्मद सिग्निफिकेंट इन्वेजन इन हिंदुस्तान वाज द अगेंस्ट द सोमनाथ। इसकी सिग्निफिकेंट जो सबसे असरदार जो रहा अटैक वो रहा था सोमनाथ टेंपल के ऊपर, जो इसने किया है 1025 एडी में।
सोमनाथ टेंपल के ऊपर किसने अटैक किया है? मोहम्मद ऑफ गजनी ने, ठीक है। और ये सोमनाथ टेंपल जो है ये कहां लोकेट है गाइस? कातेवाड़ा, ठीक है, गुजरात। एंड द राजा भीमदेव द रूलर ऑफ द कातियावाड़ एंड हिज फॉलोअर्स एस्केप्ड फ्रॉम द पैलेस। भाग गए थे यहां के रूलर। जिस तरीके से ये लोग अटैक करते थे अरब के लोग, ठीक है, पठान 7-8 फुट की हाइट है, फिजिकली स्ट्रांग है, एंड जिस तरीके से ये मैसेकेयर करते थे, इनके ये किसी को नहीं देखते थे कि इनके आगे कौन है। जिसके डर के मारे ये भाई साहब राजा जो हैं लोकल हमारे यहां पर वो भाग रहे थे, एंड ये जाकर उनकी प्रॉपर्टी को लूट कर जो है वो वापस जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपकी क्लियर होती है। यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि गजनी का जो रूल था ये एंड कैसे हुआ। हाउ गजनीज रूल एंड। The end of Ghazni rule in India. Ghazni died in 1030. मोहम्मद ऑफ गोरी कम अप। गजनी के मरने के बाद मोहम्मद गोरी जो हैं वो आ जाए। देखिए दोस्तों, सिंपल से फैक्ट्स हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, यही चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी कोई बाहर से नहीं पूछेगा। तो मोहम्मद गजनी की डेथ के बाद मोहम्मद गोरी जो हैं वो आ जाते हैं। मोहम्मद ऑफ गोरी आते हैं 1149 में, और 1206 तक जो है उनका पूरा का पूरा शासनकाल है, पूरा का पूरा उनका सिस्टम है। ही वॉज द थर्ड मुस्लिम रूलर टू इन्वेड इंडिया। तीसरे रूलर थे ये जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। ही बिकम द रूलर ऑफ गोरी। ठीक है, मोहम्मद ऑफ गोरी इन्वेजन्स की बात करते हैं तो ही फर्स्ट इन्वेड इंडिया इन 1175। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर से ये बन रहा है कि कब मोहम्मद गोरी ने इंडिया को इन्वेड किया है, तो 1175 में फर्स्ट बैटल इन्होंने लड़ी थी, बैटल ऑफ टेरेन। 1191 में 2 बैटल्स हुई हैं। बैटल ऑफ टेरेन 2 है, 1191 वाली और 1192 वाली, याद रखिएगा। 1191 में ही सीज्ड द फोर्ट्रेस ऑफ द बटिंडा इन 1189 एंड देन प्रोग्रेस्ड इनटू द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जो उस टाइम दिल्ली के राजा थे। सबसे पहले बटिंडा को हराया 1199 में, और फिर मूव ऑन किया नेक्स्ट किसकी तरफ? पृथ्वीराज चौहान की तरफ। मोहम्मद ऑफ गोरी वॉज डिफीटेड बाई पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द टेरेन। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने काफी स्ट्रॉन्ग टक्कर दी मोहम्मद गोरी को, और इनको इस एरिया में हराकर बटिंडा को भी रिकवर कर लिया इनसे। जो बटिंडा ये खो चुके थे, उस बटिंडा को इन्होंने वापस लिया। लेकिन जल्द ही अगले ही साल ये वापस आता है मोहम्मद गोरी ढेर सारी सेना लेकर, एंड इन द सेकंड बैटल ऑफ टेरेन ही जॉइंट फोर्सेस ऑफ राजपूत। एक तरफ हैं पूरे के पूरे राजपूत हैं, और एक तरफ है अकेला मोहम्मद गोरी। अटैक करेगा इंडिया के ऊपर राजपूत। ये सारे के सारे राजपूत किंगडम थे उस टाइम पर, ठीक है, राजपूत किंगडम थे। फोर्स ऑफ रूट पर अंडर द पृथ्वीराज वर डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गोरी। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे हार जाते हैं। हारने का मतलब है पूरा का पूरा एम्पायर किसके पास आ गया? मोहम्मद गोरी के पास आ गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज भी। तो 2 वॉर्स, एक में पृथ्वीराज चौहान जीत हासिल करते हैं, और दूसरी वॉर में गाइस डेट याद रखेगा 1191 1192। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन कब हो रही है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वॉज हेल्ड अ प्रिजनर। पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ टेरेन के बाद प्रिजनर बनाया गया एंड लेटर पुट टू डेथ, और लेटर फिर उनको डेथ उनको पेनल्टी दे दी। Turkish rule began for the first time in Indian history with the end of the second battle of Tarin. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐकब वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ बाय मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया कि उसने कहा कि चलो मैं तो वापस जा रहा हूं, लेकिन उसने अपने, ये बेसिकली इसका स्लेव था, तो इसने इसको कहा कुतुबुद्दीन ऐकब को कि मियां तुम जो हो तुम यहां रहो और इस एरिया को संभालो जो हमने पृथ्वीराज चौहान से लिया है। तो दिल्ली वाला जो एरिया है वो अपॉइंट दे दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उनको वहां पर जो है क्या बना दिया गया? कमांडर, कि तुम इस एरिया को कमांड करो, हम वापस जा रहे हैं यहां की वेल्थ लेकर, तुम इस एरिया जो है इतना बड़ा एरिया जो हमने जीता है तुम इसको अपने पास रख लो। ओके भाई साहब, तो कुतुबुद्दीन ऐकब को जो है ये कमांड मिली अपने बॉस के द्वारा, अपने मालिक के द्वारा, तो इसने यहां पर जो है सोच लिया कि मैं यहीं बैठूंगा। ठीक है, अब यहां तक छोड़ते हैं। दिल्ली में अब किसका रूल एस्टेब्लिश हो गया है? कुतुबुद्दीन ऐकब का।
राजपूत अपराइजिंग स्टार्ट्स हो गई यहां पर। देयर वर मैनी राजपूत म्यूटिनीज बिटवीन 1193 से लेकर 1198 तक बहुत सारी म्यूटिनीज यहां पर हुई। कुतुबुद्दीन ऐकब डिफीटेड देम, कुतुबुद्दीन ऐकब ने उन सबको हराया एंड ब्रॉट मैनी रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल, और एक के बाद एक सबको हराने के बाद उनको अपने रीजन का पार्ट बना दिया गया। एंड मोहम्मद ऑफ गोरी मेड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। कहा कि ठीक है, इतने बड़े राज जो हमने इंडिया में बना दिया, इसकी कैपिटल रहेगी दिल्ली और तू रहेगा इसका राजा। मैं अभी आपको मैप पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद है बैटल ऑफ चंदा वार, ठीक है। तो चंदा वार जो बैटल हुई है 1194 में, याद रखिएगा अगर पेपर में कभी ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। इसमें मोहम्मद ऑफ गोरी डिफीटेड जयचंद्रा द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर ऑफ कनौज एंड किल्ड हिम इन द बैटल। हरा दिया और सीधा जहन्नम में पहुंचा, मतलब मार दिया उनको। नेक्स्ट वी हैव कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉन्क्वेस्ट है बंगाल और बिहार की। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है वन ऑफ द कमांडर ऑफ मोहम्मद ऑफ गोरी डिस्ट्रॉय विक्रमशिला इन द एंड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1203 एंड 1202। ठीक है, बंगाल और बिहार को भी जीता गया, लेकिन बंगाल और बिहार की तरफ भेजा गया था किसको, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को, कि तुम जाओ और बिहार और बंगाल वाला एरिया भी जीतकर हमें दे दो। तो इसने क्या किया, इसने जाते ही विक्रमशिला को 1202 में और नालंदा यूनिवर्सिटी को 1203 में जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, डेथ जब मोहम्मद गोरी की हुई तो ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 25th of March 1206 AD in the Central Asia by some Shia rebels of the Khohars. He is considered to be the real founder of the Turkish Empire in India because of his various invasions and subjugations of the Rajput territories in northern India. कहा जाता है कि तुर्क्स का जो रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसके जो है मोहम्मद गोरी के उसमें बहुत बड़ा रोल है। He was the person जिसने इंडिया में तुर्किश एम्पायर का जो है वो जिसने देखिए पृथ्वीराज चौहान को हराया और बोलता बहुत सारे इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स को हराने के बाद ही इसने रूल जो है वो अपना एस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर। ये देखिए आप लोग, यहां पर आपको मैं मैप में दिखाता हूं, ये है दोस्तों एम्पायर ऑफ मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और इस तरीके से वो लोग इस तरफ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये इंडिया की तरफ बढ़े और इन्होंने इंडिया में इतने सारे बंगाल बिहार वाले एरिया तक जो है, यहां तक ये बंगाल बिहार वाला जो जितना भी एरिया है ये सारा का सारा जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इतना एरिया ये तो ऑलरेडी इनके पास था, ये एरिया भी ये लोग जो है वो कैप्चर कर गए। अब इसके बाद देखेंगे जो आपकी डायनेस्टी आएगी वो क्या करेगी, इन्होंने दिल्ली में जो है अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया। ये दिल्ली इन्होंने इधर कैपिटल बना दी इस वाले एम्पायर की, कि हमें इतना बड़ा एम्पायर इधर बना दिया, इसकी दिल्ली कैपिटल बनाओ और ये सब जगहों पर जो है वो देखेगा। यहां पर बिठाया गया था कुतुबुद्दीन ऐकब को एज अ कमांडर, ठीक है, ऑफ द तुर्क्स इन इंडिया। ये चीज आपको क्लियर हुई, यहां तक आपको याद होनी चाहिए स्टोरी, ठीक है। ठीक है, यही चीज आज की वीडियो में हमने डिस्कस की, ठीक है। सो ये इतनी ही स्टोरी आज आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखिए अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुई है दिल्ली में तुर्क्स का, मतलब अब मुस्लिम एंट्री इंडिया में हो गई, उन्होंने एस्टेब्लिश भी कर दिया अपना एम्पायर। शुरू में सिर्फ आ रहे हैं, अटैक करके वापस जा रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने सोच लिया हम लोग यहां पर अपना रूल एस्टेब्लिश कर देंगे। सो दे एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आप देखोगे कि जिस दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐकब को बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐकब के बाद बेसिकली वो एक स्लेव थे, तो उसने स्लेव डायनेस्टी को हम कहते हैं, इल्बरी डायनेस्टी वहां पर है, देन खिलजी डायनेस्टी वहां पर है। तो उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस गाइज इतना ही, एंड लगातार आप तक वीडियो जो है वो पहुंचती रहेंगी। इसके बाद गाइज मैं कोशिश करूंगा आप तक जल्दी से जल्दी इसको कंपाइल करके आपके एमसीक्यूज भी मैं जल्दी से जल्दी शूट करूं। एंड गाइज आई एम गोइंग टू प्लान समथिंग बिग फॉर यू गाइज, एंड मुझे सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। एंड यही चीज़ मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत जल्दी एक सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एमसीक्यूज का सेशन ही रहेगा वो, जिसमें पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का आपका जो है सेशन रहेगा वो, साथ ही साथ जो हम लोग बाकी कंपोनेंट्स भी हैं आपके वो मैं कवर अप करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा।
सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी इन द लॉस्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर। सो आपका ढेर सारा प्यार उस पर मिला, ढेर सारी सपोर्ट आपकी रही उन वीडियोस के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी थे कि सर नेक्स्ट वीडियोस कब आएंगी, तो थोड़ा बिजी थे एंड आई एम नॉट बीन, मतलब मैं ठीक भी नहीं था क्योंकि आजकल आपको पता थोड़ा फ्लू चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं बीमार था काफ़ी दिनों से। तो बट आई एम नाउ ओके, बैक टू द पवेलियन। ठीक है, आगे हम लोग वापस, अब हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करेंगे आपका सब कुछ। ठीक है, सो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर। एंड जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सो दैट जो भी अपकमिंग अपडेट हमारी तरफ से होगी वो आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स जो आने वाले हैं बच्चों के। एंड इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, बाकी चलिए गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें एंड जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।